तो एक बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट किसको पूरा याद है अच्छे से, बिना देखे, बिना पेज पलटे? नहीं। चलो स्टार्ट से देखते हैं। पहला क्या लिखते हैं हम लोग स्टार्टिंग में? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसके बाद क्या लिखते हैं फर्स्ट? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर कितनी चीजें आती है? तीन चीजें आती है। पहला क्या है? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और और शेयर वारंट। पूरा क्या बोलते हैं उसको? मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट। ठीक है। फिर सेकंड पार्ट क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर आगे दो जो मेन हेडिंग है वो क्या क्या थी? नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। मैंने कैसे सिखाया था, साथ साथ में याद करेंगे। ऊपर पहले क्या लिखना है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। नीचे क्या लिखना है? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ऊपर क्या लिखना है? डेफर टैक्स लाइबिलिटी। नीचे क्या लिखना है? ट्रेड पेबल्स। ऊपर क्या लिखना है? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। नीचे क्या लिखना है? अदर करंट लाइबिलिटीज। ऊपर क्या लिखना है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। नीचे क्या लिखना है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये अपना लाइबिलिटी साइड पूरा हो जाएगा। ठीक है। फिर एसेट साइड। एसेट साइड में दो मेन पार्ट आता है। कौन सा? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहला पार्ट क्या है? पीपी। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सेकंड क्या था? इंटेंजिबल एसेट्स। उसके नीचे क्या था? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फिर क्या था? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर ऊपर नीचे दोनों साथ साथ में पढ़ना है। ऊपर क्या लिखेंगे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नीचे क्या लिखना है? करंट इन्वेस्टमेंट। ऊपर क्या लिखना है? डेफर टैक्स एसेट। नीचे क्या लिखना है? इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ऊपर क्या लिखना है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नीचे क्या लिखना है? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ऊपर क्या लिखना है? अदर नॉन करंट एसेट्स। नीचे क्या लिखना है? अदर करंट एसेट्स। तो ये तुम्हारा फॉर्मेट एकदम परफेक्ट बाय हार्ट होना चाहिए अच्छे से। ठीक है। चलो आज हेडिंग डालो, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड। पहले फॉर्मेट बना लो। पर्टिकुलर्स, नोट्स, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। लिखे हम लोग, स्टार्ट करें। चलो फर्स्ट, सबसे फर्स्ट इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बताओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और सेल ऑफ स्क्रैप। वो भी हम लोग इसी में लिखते हैं। सेकंड लिखना अदर इनकम। अदर इनकम। फिर थर्ड टोटल रेवेन्यू। और ये टोटल रेवेन्यू कैसा आएगा? 1 + 2। ये हमारा टोटल रेवेन्यू। फोर्थ पार्ट एक्सपेंसेस। अब वो एक्सपेंसेस के अंदर जो हम सीक्वेंस लिखेंगे वो एज इट इज हमें याद रखनी है। ठीक है। तो इसमें जो ए पार्ट आएगा वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। बी पार्ट है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड।
परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सी पार्ट है चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ WIP, स्टॉक इन ट्रेड एंड फिनिश गुड्स। ये पूरा एक ही है, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ WIP, स्टॉक इन ट्रेड एंड फिनिश गुड्स। फिर है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर है फाइनेंस कॉस्ट, फिर है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, और लास्ट है अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर यहाँ पे एक टोटल ले लो, ये अपना टोटल क्या है, तो टोटल एक्सपेंसेस, और ये जो नंबर ऊपर ही चला रहा था फोर्थ। फिर इसके नीचे हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसका आंसर कैसा आएगा, थर्ड माइनस फोर। और इसमें से हम लोग माइनस करेंगे टैक्स, तो लास्ट का आंसर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डन। चलो अब एक बार फटाफट से लिख लिया सबने, फॉर्मेट याद करें। देखो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर इसमें ऐड करेंगे अपन अदर इनकम। वापस से स्टार्टिंग क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर ऐड करेंगे अदर इनकम, तो ये दोनों प्लस करके क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। फिर इसमें हम लोग लिखते हैं एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस में जो सीक्वेंस लिखा है वो सीक्वेंस एज इट इज याद करना है। पहला क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड क्या आएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा क्या आएगा, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड WIP एंड फिनिश गुड्स, फोर्थ क्या आएगा, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, उसके बाद आता है फाइनेंस कॉस्ट, उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, और उसके बाद आता है अदर एक्सपेंसेस। ये सब प्लस करेंगे तो क्या आएगा, टोटल एक्सपेंसेस, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ना एक एक चीज खाली देख लो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या याद किया तुमने, क्या आएगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और सेल ऑफ स्क्रैप। ठीक है, अदर इनकम में क्या क्या आएगा, अपने बिजनेस में जो भी इनकम हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, समझ रहे हो, जो इनकम हो रही है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी टाइप की इनकम होगी वो तुम्हें कहाँ लिखना है, अदर इनकम के हेड में लिखना है। ठीक है, फिर दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड याद रखना, इसमें इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस, या तो नीचे लिख लो तुम लोग इसके, या तो याद रहेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसको हम लोग कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर नेक्स्ट क्या है अपना, परचेज। परचेज तो सिंपल है, परचेज हम लोग जो गुड्स खरीद रहे हैं, इसमें से खाली क्या माइनस करना है, परचेज रिटर्न होगा तो माइनस करना है। चेंजेस इन इन्वेंट्री,
देखो हम जब ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आता था, क्लोजिंग स्टॉक आता था, करेक्ट। अभी उसके बदले सिर्फ एक ही वर्ड आता है, क्या? चेंजेस इन इन्वेंट्री। तो ये आंसर तुम्हारा आएगा कैसे, लिख लेना, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। गलती से उल्टा मत कर देना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं होता, क्या होता है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। फिर है इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। बताओ इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, बताओ यहाँ पे कौन से खर्चे लिखने हैं जो हम अपने इम्प्लॉय को पे कर रहे हैं। तो इम्प्लॉय को क्या पे करते हैं भाई? हम लोग सैलरी पे करते हैं, हम लोग वेजेस पे करते हैं, हम लोग बोनस पे करते हैं, हम लोग कुछ भी उनको, बताओ, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस है ना, ये सारे खर्चे। फाइनेंस कॉस्ट में बेसिकली क्या आएगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम लोग किसका पे करते हैं? इंटरेस्ट हम लोग बैंक लोन का पे करते हैं, इंटरेस्ट हम लोग डिबेंचर्स का पे करते हैं। तो वो टोटल इंटरेस्ट किस में आ जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन वर्ड किसके लिए यूज होता है? तो फॉर टैंजिबल एसेट्स, ठीक है। अमोर्टाइजेशन किसके लिए वर्ड यूज होता है? तो फॉर इनटैंजिबल एसेट्स। तो जो हम इनटैंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन, ठीक है। और लास्ट में अदर एक्सपेंसेस, मतलब बाकी सारे एक्सपेंसेस। याद करो जो तुम ट्रेडिंग में लिखते थे, पीएनएल में लिखते थे। बताओ ट्रेडिंग में जैसे कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, कमीशन, रेंट, डिस्काउंट, है ना, बैड डेब्ट्स, जो भी सारे खर्चे जो ऊपर नहीं आए वो सारे खर्चे तुम्हें किस में लिखने हैं? अदर एक्सपेंसेस में लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद ये टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब जो ऊपर टोटल रेवेन्यू, उसमें से एक्सपेंस हम लोग माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। टैक्स माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ में आया? सिंपल है फॉर्मेट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, हम लोग एग्जाम्पल वन करेंगे। पढ़ो एग्जाम्पल वन क्या लिखा है। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द, इधर बस बस बंद कर दो उसको। In the financial statements of the financial year 11-12, Alpha Limited has mentioned in the notes to accounts that during financial year 24,000 equity shares of 10 each were issued as fully paid bonus shares. However, the source from which this bonus shares were issued has not been disclosed. Is such non-disclosure a violation of the Schedule 3 of the Companies Act? Comment. क्या क्वेश्चन है बताओ। देखो पिछले साल के फाइनेंशियल्स में अल्फा लिमिटेड ने क्या इशू करे थे? बताओ, बोनस शेयर्स इशू करे थे, ठीक है। However, the source from which this bonus shares were issued has not been disclosed. मतलब वो बोनस शेयर्स कहां से इशू कर रहे थे वो सोर्स डिस्क्लोज नहीं किया है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इज सच नॉन डिस्क्लोजर इज ए वॉयलेशन ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। थोड़ा सा सोच के पहले तुम लोग दिमाग लगाओ, इसका आंसर मत पढ़ो। क्वेश्चन समझ में आया? कंपनी क्या इशू कर रही है? बोनस इशू। ये हम लोग को भी पता है कि बोनस कहां से देते हैं, बताओ, अपने रिजर्व्स में से। ये अपने को पता है ना, हम रिजर्व्स को कम करते हैं और वहां से हम लोग क्या देते हैं? बोनस देते हैं, ये हम लोग को पता है। लेकिन कंपनी ने ये चीज कहां से इशू किया है वो डिस्क्लोज नहीं किया है। तो क्या वो चीज कंपनी को डिस्क्लोज करना चाहिए था या नहीं? बताओ। हाँ, सबका आंसर वही होगा, करना चाहिए था। लेकिन हम लोग ने बैलेंस शीट में जब भी लिखते हैं तो देखो, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट लाओ दिमाग में। नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर तुम लोग क्या लिखते हो? शेयर कैपिटल के नीचे लिखते हो कि आउट ऑफ अबाउट दिस मेनी बोनस शेयर्स वेर इशूड। लेकिन वहां कभी भी हमने ये नहीं लिखा है कि सोर्स कहां से आया, वो नहीं लिखते हम लोग। ऐसे लिखेंगे तो अपना फाइनेंशियल्स बहुत बड़ा हो जाएगा। तो याद रखना, ये वॉयलेशन नहीं है। वहां ऐसा जरूरी नहीं कि हमें हमें डिस्क्लोज करना है, ठीक है। अब एक बार इसका सोल्यूशन पढ़ो। भव्य तुम लोग कर क्या रहे हो बताओ? टेस्ट का पढ़ रहे हो तो वही पढ़ो, मैं छोड़ देता हूँ पढ़ाना। ना वो सीख पा रहे हो ना ये ध्यान दे पा रहे हो, फिर तो मैं रख देता हूँ, बंद कर देता हूँ मैं।